नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स ऑप्शनल की क्लास में। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, एंड दिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हैज़ बीन आस्क्ड इन 2014। ठीक है, 2014 में ये पूछा गया था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है जो हमने पिछले क्लास में किया था, वो शायद अभी तक एक भी ईयर में नहीं पूछा गया है पिछले 30 सालों में, लेकिन ये भी कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो तैयार रहना, आपको प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, नाउ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की ओर हम चलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस था वो किसके लिए अप्लीकेबल था? आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ओनली 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल था, मतलब कि प्लेन लेमिना होना चाहिए था आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ओनली एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और जो आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस था वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई हो रहा था। लेकिन जो आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, दिस इज नॉट ओनली अप्लीकेबल टू प्लेन लेमिनास बट इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू 3 डायमेंशनल बॉडीज। ठीक है ना, तो आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, सो देखते हैं ये थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, ये थ्योरम ये कहता है दोस्तों कि मान लीजिए कि मेरा कोई सेंटर ऑफ मास है किसी ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है मान लीजिए। ठीक है, और ये ऐसा थ्योरम है, ये 3D ऑब्जेक्ट हो चाहे 2D ऑब्जेक्ट हो चाहे 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है ना, सभी पे अप्लाई होता है। यानी कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो मास का तो भी ये थ्योरम अप्लाई करेगा, लेमिनर डिस्ट्रीब्यूशन हो मास का तो भी ये थ्योरम अप्लाई करेगा, और 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो मास का तो भी ये थ्योरम अप्लाई करेगा। ठीक है ना, सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ बॉडी दिस थ्योरम विल होल्ड गुड। ठीक है ना, सो मान लीजिए मेरा ये बॉडी है, कुछ अनइवन शेप का दिख रहा है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये बॉडी जो है इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे लाई करता है सपोज, और इस सेंटर ऑफ मास से ए बी एक्सिस पास हो रही है। ठीक है ना, इस सेंटर ऑफ मास से ए बी एक्सिस पास हो रही है। ठीक है, मान लीजिए इस ए बी एक्सिस के अबाउट, ये जो ए बी एक्सिस आपको नजर आ रही है इसके अबाउट मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का आई सी के बराबर है। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस है, इसलिए मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का आई सी है। ठीक है, मैं एक दूसरी एक्सिस लेता हूँ सी डी, और वो एक्सिस कुछ इस तरीके से लेता हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड ए बी, सी डी और ए बी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, वो मैं एच के इक्वल लेता हूँ। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों ले रहे हैं दोस्तों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग से इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि कोई शरारती बच्चा बोलेगा कि मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लूंगा और इसको डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ए बी एंड लाइन सी डी बोलूंगा, तो ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस बिटवीन लाइन ए बी एंड सी डी इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, ऐसा डिस्टेंस, ये सब अनाप शनाप डिस्टेंस ये आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ ए बी और सी डी एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, एंड लेट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी इक्वल टू एच। ठीक है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है? एच के बराबर है। ठीक है ना, सो लाइन ए बी और लाइन सी डी के बीच में एच का डिस्टेंस है, जो सेंटर ऑफ मास है इस इर्रेगुलर शेप की बॉडी का, उस पर से ए बी एक्सिस पास कर रही है। ठीक है, सी डी एक्सिस जो है वो अलग साइड कहीं है। ठीक है, वो ये सी डी एक्सिस जो है ये बॉडी के थ्रू भी पास कर सकती है पर और बॉडी के बाहर से भी पास कर सकती है। ठीक है ना, पर एक शर्त है इस सी डी एक्सिस पे शर्त यह है कि ये ए बी से ऑलवेज पैरेलल होना चाहिए। ठीक है ना, और एक शर्त यह है कि जो एच डिस्टेंस लिया जा रहा है ये एच डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए 2 पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है ना, अब मान लीजिए अगर मैंने ए बी का ओरिएंटेशन ऐसा कर दिया, ठीक है ना, ए बी का ओरिएंटेशन मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया, तो पैरेलल रखने के लिए सी डी का ओरिएंटेशन भी ऐसा होना चाहिए, तभी ये थ्योरम अप्लाई करेगा। ठीक है ना, आपने ए बी का ओरिएंटेशन ऐसा रखा है और ये इसका सी डी का ओरिएंटेशन ऐसा कर दिया, ए बी का ऐसा रखा हुआ है, तो इन दैट केस दिस थ्योरम विल नॉट होल्ड गुड, बिकॉज फिर तो लाइन पैरेलल ही नहीं बची ना, लाइन पैरेलल ही नहीं बची तो फिर तो थ्योरम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शर्त है कि जो आप लाइन ए बी और सी डी ले रहे हो, जो आपका सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है जो लाइन, उसके अबाउट आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी बोल रहे हो, तो वो एक्सिस से जो पैरेलल एक्सिस होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अगर कैलकुलेट करना है तो वो एक्सिस का ओरिएंटेशन ए बी के समान ही होना चाहिए, तभी वो पैरेलल होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो डिस्टेंस एच है
ए बी और सी डी के बीच में, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी टेंजेंशियल डिस्टेंस। ऐसा अनाप शनाप ट्रांसवर्स डिस्टेंस नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है आपको। समझ में आ रही है ना बात? तो थ्योरम ये कहता है दोस्तों कि मान लीजिए ए बी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी है। ए बी मतलब कि सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस, उसके अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी है सपोज। और ये सी डी जो है, इस सी डी के अबाउट मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है इसी बॉडी का, ठीक है ना। तो थ्योरम ये कहता है, मान लीजिए बॉडी का मास कैपिटल एम है, तो थ्योरम ये कहता है कि आई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये कहता है ये थ्योरम, ठीक है। सो आई विल रीड द वर्ड्स नाउ सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू, ठीक है। अब मैं वर्ड्स पढ़ता हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस आई, ठीक है। एनी एक्सिस आई मतलब कि ये जो एक्सिस है आपकी दिख रही है, ठीक है, एनी एक्सिस आई, ठीक है, is equal to the moment of inertia of the body about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass, ठीक है ना। is equal to the moment of inertia of the body about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass, parallel to the given axis passing through the center of mass, ऐसा मैंने एक्सिस लिया है, एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, वो एक्सिस आई सी है, ठीक है ना, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एम मतलब कि मास ऑफ द बॉडी इनटू एच स्क्वायर, ठीक है ना। उनका एडिशन कर दोगे तो ये मिलेगा आपको, यानी कि ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ठीक है। सो जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। सो प्रूफ इसका लेना है हमें। ए बी इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सी डी इज एन एक्सिस पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना। सी डी एक्सिस जो है पैरेलल है ए बी के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? देखिए दोस्तों, ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले तो वो निकालो। ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखिए आई सी के बराबर है। वो किसके बराबर होगा? ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी विल बी इक्वल टू एम आई एक्स आई स्क्वायर के बराबर होगा, समेशन आई। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस रिजिड बॉडी को बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ मान लिया है। मैंने मान लिया कि ट्रिलियंस एंड क्वार्टरलियंस ऑफ सच पार्टिकल्स ऑफ द एम आई के समान ही क्वार्टरलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस ऐसे पार्टिकल्स है आपके, उनसे मिलके ये रिजिड बॉडी बनी है। तो मैं ऐसे सारे जैसे आई सी निकालना है मुझे, मतलब कि ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस है। तो आई सी किसके इक्वल होगा? समेशन आई इक्वल टू 1 to 1 ट्रिलियन, ठीक है ना, 1 to 1 ट्रिलियन एम आई एक्स आई स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रही है ना बात? आई सी इसके बराबर होगा, आई इक्वल टू 1 to 1 ट्रिलियन समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर। क्योंकि जितने भी ये ऐसे एम आई होंगे, जो वो सारों को ऐड करना पड़ेगा आपको, बिलियंस एंड ट्रिलियंस को, और उनके जनरलाइज डिस्टेंस एक्स आई लिया है। तो आप पहला पार्टिकल m1 लोगे तो m1 एक्स आई स्क्वायर आएगा प्लस m2 एक्स आई स्क्वायर आएगा। ऐसे सारे पार्टिकल का ऐड करोगे तभी तो पूरी बॉडी का मिलेगा ना भाई। तो मैं यहाँ पे समेशन 1 to 1 ट्रिलियन लिखने के बजाय इसको सिंपली समेशन आई लिख देता हूँ, एम आई एक्स आई स्क्वायर ऐसा लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। 1 to 1 ट्रिलियन नहीं लिखता, क्योंकि मुझे जनरलाइज लेना है। किसी की इच्छा हुई क्वार्टरलियंस लेने की तो क्वार्टरलियंस लेगा, किसी की इच्छा हुई ट्रिलियंस लेने की तो ट्रिलियन लेगा। वो तो पॉइंट आप कितना भी छोटा ले सकते हो ना भाई, वो आपकी मर्जी, ठीक है। सो आई सी पर इतना भी बड़ा मत ले लेना पॉइंट कि आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाए। समझ में आ रही है ना बात? सो आई सी इक्वल टू समेशन आई एम आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक है ना। आई सी इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। वो जो आपको मैंने शुरू में एक डायग्राम ड्रॉ करके दिया था कि ये मान लीजिए आर डिस्टेंस पे कोई मास एम है, तो और सिंगल मास की बॉडी है, सिंगल पार्टिकल के सिस्टम है आपका, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करना है। तो किसके बराबर होता था? एम आर स्क्वायर के बराबर होता था। समझ में आ रही है ना बात?
लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम का बोलें तो बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है, तो सब इंडिविजुअल पार्टिकल्स का ऐड करना होगा तो पूरे सिस्टम का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रिजिड बॉडी का निकालना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का सबका ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ अगर मैं कहूँ कि सी डी के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर है, तो मैं आई को लिख दूंगा समेशन आई, ये अगेन 1 to 1 ट्रिलियन है, ठीक है ना। 1 to 1 ट्रिलियन है, ऐसा कोई बड़ा नंबर है, तो अब वो 1 ट्रिलियन है कि 1 बिलियन है हमको पता नहीं है, इसलिए हम समेशन आई लिख रहे हैं। समेशन आई लिखने का मतलब सिंपली ये है कि जितने भी आए होंगे, ठीक है ना, जितने भी होंगे संख्या में डजेंट मैटर, हम उन सभी को ऐड कर रहे हैं, ये उसका मतलब है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये कंटिन्यूस बॉडी है तो इंटीग्रेशन क्यों नहीं यूज़ किया, समेशन क्यों यूज़ किया। देखिए इसका ये रीज़न बहुत आसान है, आप अगर इंटीग्रेशन भी यूज़ करते हैं तो यहाँ समेशन की जगह इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा और एम आई की जगह डी एम आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी का सारा प्रूफ वैसा ही रहने वाला है। आप चाहे तो इंटीग्रेशन साइन के साथ भी इसको प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है ना। सो हियर इट डजेंट मैटर वेदर यू यूज द समेशन सिंबल और द इंटीग्रेशन सिंबल, ठीक है ना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सी डी किसके इक्वल होगा, सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो समेशन आई एम आई एच प्लस एक्स आई का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है कितना है, इस सी डी से उस पॉइंट का डिस्टेंस है एक्स आई प्लस एच के बराबर, समझ में आ रही है ना बात मेरी। तो एक्स आई प्लस एच के बराबर यदि डिस्टेंस है सी डी से उस पार्टिकल का, तो अगर मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी के अबाउट निकालना चाहता हूँ तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, मतलब कि यह आएगा जो यहाँ नज़र आ रहा है, समझ में आ रही है ना बात। सो समेशन आई एम आई एच प्लस एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर मैं इसको एक्सपांड कर दूंगा एच प्लस एक्स आई को, एच प्लस एक्स आई को अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो एच स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस 2h एक्स आई, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे आक्रोश में ऐसे आ जाते हैं, वो परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे ये पॉइंट इस साइड नहीं लेना है, मुझे ये पॉइंट इस साइड लेना है, तो लीजिए ना इस साइड पॉइंट, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, एक्स आई को इस साइड लीजिए, एक्स आई को इस साइड लेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है ना। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके कुछ बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा था, तो इतना पैनिक नहीं होना है आपको, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सी डी अगर मैं निकालना चाहूँ तो आई इक्वल टू समेशन आई एम आई एच प्लस एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। ये इससे डिस्टेंस यानी कि एच प्लस एक्स आई और एम आई है वो पार्टिकल का मास, तो समेशन ले लेंगे आई इक्वल टू जो भी होगा वहाँ से वहाँ तक सारे आई के लिए ले लेंगे, ठीक है ना। तो समेशन आई एम आई एच स्क्वायर प्लस एक्स आई ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया और ये वाला आया रिजल्ट मेरा एम आई इंटू एच स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस 2h एक्स आई, ठीक है ना। नाउ आई विल एक्सपांड दिस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे तो समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर समेशन एम आई, ठीक है ना। एच स्क्वायर विल बी कॉन्स्टेंट सो इट इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ द ब्रैकेट, ठीक है ना। एंड आई विल फाइनली गेट 2h समेशन आई एम आई एक्स आई। Now carefully observe this term. Isn't it the moment of inertia about axis AB? ये तो moment of inertia about axis AB के बराबर है क्योंकि AB से डिस्टेंस एक्स आई है और समेशन ले रहे हो आप मास इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू आई सी बेसिकली, जो राउंड में दी हुई चीज़ है। और जो आपकी ये चीज़ है एच स्क्वायर के बाद में जो समेशन एम आई आया है, समेशन एम आई मतलब ये जितने भी एम आई आपको यहाँ पे दिखेंगे बिलियंस एंड ट्रिलियंस, उनको ऐड किया तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम के बराबर आना चाहिए। सो दिस टर्म विल बी टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल एम, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ से हमको ये चीज़ तो मिल गई कि आई इक्वल टू आई सी प्लस एच स्क्वायर एम माइनस या फिर प्लस माइनस जो भी हो, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू टेक द पार्टिकल ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस प्लस माइनस साइन विल वेरी, ठीक है ना। सो समेशन आई एम आई एक्स आई ये आया है आपका, ठीक है ना। तो आपको तो ये मिला, लेकिन आपको तो चाहिए था ये, मतलब कि ये वाली टर्म आपको गायब करनी है। अब आप गौर से अगर देखते हैं तो ये वाली टर्म वैसे ही गायब हो रही है दोस्तों। क्यों गायब हो रही है ये वाली टर्म? क्योंकि आप गौर से अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे
कि जो आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मूवमेंट होता है मासेस का, ठीक है ना, मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया था कि ये जो xi है ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है यदि ये xi है, तो आप ये बात बहुत भली बात ही जानते हैं कि जो xi होगा आपका दैट विल, ठीक है ना, जो xi आपका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है उस mi पार्टिकल का, तो दिस द मूवमेंट ऑफ द मासेस, जितने भी आपके मासेस होंगे उनका मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, दिस mi xi इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ मास, ठीक है ना, मास का मूवमेंट है mi xi। तो मूवमेंट ऑफ सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपने पढ़ रखा है। क्यों बराबर होता है 0 के? क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द बॉडी इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, सिमेट्रिकली डिवाइड करती है आपका सेंटर ऑफ मास बॉडी को। और अगर आपका बॉडी को सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, सिमेट्रिकली मास को डिवाइड करता है आपके बॉडी के, तो आप मुझे बताइए जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा इस फिगर के, ठीक है ना, जो इधर के डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इधर के डिस्टेंसेस जो होंगे वो निगेटिव होंगे, इधर का डिस्टेंस जो पॉजिटिव होगा इधर का डिस्टेंस निगेटिव होगा, ठीक है ना। अब ये सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है, तो ये इनका जितने भी इनका मूवमेंट्स लोगे, यानी mi xi का प्रोडक्ट लोगे, इनका जब को एडिशन करोगे तो इधर साइड का वैल्यू और इधर साइड का वैल्यू जो है वो कैंसिल होके 0 दे देगा, ठीक है ना। और आपको प्रूव भी करवाया था मैंने ये चीज़ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मासेस का मूवमेंट का सम होता है, ठीक है ना, सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। ये मैंने प्रूव भी किया है पिछले क्लासेस में, ठीक है ना, बहुत पुरानी क्लासेस में। तो दिस टर्म विल गो टू 0, ठीक है ना, ये टर्म तो 0 बन रही है। तो बच क्या रहा है फिर, I इक्वल टू आई सी प्लस कैपिटल M H स्क्वायर, ठीक है ना, एज दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द थ्योरम विच यू हैड टू प्रूव इन 2014, ठीक है ना, 2014 में इसको पूछा गया था। और देखिए दोस्तों, अब मैं आगे का बताता हूँ इसमें क्या एडिशन आपको करना है, वैल्यू एडिशन, ठीक है। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि आउट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, विच में बी ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लीस्ट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसका मीनिंग भी बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। आप अगर ये PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे ये ओरिएंटेशन पसंद आता है, ठीक है, मान लीजिए मुझे ये ओरिएंटेशन पसंद आता है, ठीक है, ये ओरिएंटेशन पसंद आता है तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाता हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाता हूँ, ठीक है ना, बनाते जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है उसमें से एक आधी लाइन जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो है सेंटर ऑफ मास से पास कर गई ये लाइन, ठीक है। तो आपको प्रूव ये करना है दोस्तों कि ये जो इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, ये जो इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ की है इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में से जो सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास हो जाएगी ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन की, और इन सारी लाइन के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएगी, तो जो लाइन इन सारे पैरेलल लाइंस में से और इस ओरिएंटेशन की और इसी ओरिएंटेशन की जो सारी पैरेलल लाइंस होगी उसमें से जो लाइन सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। मतलब इसके अबाउट मिनिमम होगा अमंग ऑल दिस पैरेलल लाइंस, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करोगे, अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आपने ये चीज़ तो प्रूव कर ली कि I मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस प्लस मास ऑफ द होल बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो आपने प्रूव कर लिया, बट आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि IC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है और किसी भी दूसरी लाइन के अबाउट जो है ये अलग ज़्यादा ही होगा AB के तुलना में, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये प्रूव करने के लिए आपको क्या लेना होगा, ये प्रूव करने के लिए आपको ये लेना होगा कि ये I का वैल्यू कब मिनिमम होगा। तो इसको I को मिनिमम करने के लिए क्या होगी कंडीशन, I मिनिमम विल बी इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर मिनिमम, ठीक है ना। IC प्लस MH स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए उसके लिए, I मिनिमम होने के लिए। अब I मिनिमम होने के लिए यदि IC प्लस MH स्क्वायर को मिनिमम होना है तो तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, IC ने मिनिमम होना चाहिए या तो फिर MH स्क्वायर ने मिनिमम होना चाहिए। लेकिन हम तो IC तो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि IC तो बॉडी पे डिपेंड करेगा।
सो IC को साइड करो। इसका मतलब देखिए ना, दो टर्म का सम है ना, IC प्लस MH स्क्वायर का सम है और हमें I का मिनिमम वैल्यू निकालना है। IC प्लस MH स्क्वायर का ये सम है I। तो अगर मुझे I का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो या तो IC मिनिमम होना चाहिए या तो MH स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए या तो दोनों मिनिमम होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए तो IC फिक्स रहेगा, मतलब ये क्वांटिटी तो फिक्स हो गई, और आपके एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए MH स्क्वायर जो है उसमें का M भी फिक्स रहेगा, ठीक है ना, M भी फिक्स रहेगा। तो M भी फिक्स रहेगा तो आपका क्या होना चाहिए, MH स्क्वायर को मिनिमम करना है तो HN 0 हो जाना चाहिए। HN 0 क्यों हो जाना चाहिए, HN 0 इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि H स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। H इक्वल टू 0 पे ही MH स्क्वायर मिनिमम आएगा, ठीक है ना। सो कैपिटल M इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू H स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये जब तक 0 नहीं होगा, चूंकि M पॉजिटिव है और H स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो इसका मिनिमम वैल्यू माइनस में तो आ नहीं सकता, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो I इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर में चूंकि MH स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो IC प्लस MH स्क्वायर को मिनिमम होने के लिए MH स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। समझ में आ रही ना बात मेरी। तो यही चीज़ आगे दी हुई है। आउट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विच मे बी ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन डायरेक्शन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज लीस्ट अबाउट द वन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो देखिए I इक्वल टू IC प्लस MH लिख दिया, MH स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। I इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर लिख दिया। नाउ I इक्वल टू I मिनिमम चाहिए मुझे, ठीक है ना। नाउ ये तभी पॉसिबल है I इक्वल टू I मिनिमम व्हेन H स्क्वायर विल बी मिनिमम, ठीक है ना, क्योंकि IC और M तो फिक्स है, IC और कैपिटल M तो फिक्स क्वांटिटी है, तो H स्क्वायर को मिनिमम होना पड़ेगा। और H स्क्वायर तभी मिनिमम होगा जब किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर होता है, क्योंकि स्क्वायर कैन नेवर भी निगेटिव, ठीक है ना। तो स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, तो H स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा मिनिमम होने के लिए, और H स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा तो H को 0 होना पड़ेगा। और H को जैसे ही 0 लोगे, H को जैसे ही 0 लोगे तो ये और ये लाइन जो है कोइंसाइड कर जाएगी एक दूसरे के ऊपर। CD विल ओवरलैप विद AB अगर H इक्वल टू 0 लोगे तो। इसका मतलब क्या हुआ, I मिनिमम कब आया, H इक्वल टू 0 पे। I मिनिमम आया H इक्वल टू 0 पे, तो H इक्वल टू 0 पे तो जो आपकी एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो गई। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से पासिंग होने वाली जो लाइन है उसके अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मिनिमम होता है आउट ऑफ द गिवन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, ऑफ ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। समझ में आ रही ना बात मेरी। सो आपको तो 2014 में यहाँ तक ही पूछा था, प्रूव दैट I इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, मतलब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को प्रूव करना था। लेकिन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को प्रूव करने के साथ साथ वो एक आध बार उसकी इच्छा हो जाए तो ये चीज़ भी ऐड करके उसमें पूछ सकता है जो यहाँ पे दी हुई है। हालांकि उसने 2014 में पूछा नहीं था, पर ये चीज़ भी वो चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज ऑफ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप, ये हम आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, उसमें नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो I इक्वल टू I मिनिमम इक्वल टू IC, ये सब हो गया प्रूव। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पे जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी सिंबल यूज़ करोगे तो आंसर वही आएगा दोस्तों, क्योंकि आप जैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ करोगे ये आपका आ जाएगा H प्लस XI, ठीक है ना। तो इट विल एक्चुअली ओवर कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, ठीक है ना। यू विल गेट H प्लस XI DM, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। सो इफ यू एक्सपांड you will ultimately you are going to get the same thing. only thing is यहाँ पे आपको समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन मिलेगा, MI की जगह पे DM लिखोगे, बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है और तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आ रही ना बात। इसलिए बेटर है कि इंटीग्रेशन की जगह पे समेशन ही लिखो, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है ना। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन